पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबरदाज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। दुश्मन करीब आ गया था। हमने सांस रोक लिए थे। चेहरों और हाथों को कैमोफ्लेज करने के लिए हमने काले रंग की मखसूस क्रीम इस्तेमाल की थी। इस मर्तबा उनकी तादाद ज्यादा थी। आपस में बातें करते हुए वो करीब आ रहे थे। गुफ्तगू का मौजू इसरार ही था, जिसकी बगावत उनके लिए हैरान कुन थी। तीनों की इज्जत पर हाथ डालने तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन दो आदमियों का कत्ल हजम नहीं हो रहा था। बातें करते हुए वो हमारी कमीनगाह के पास पहुंच गए थे। वहां झाड़ियां बकसरत फैली थीं और जो झाड़ी हमने मुंतखब की थी उसके अतराफ में भी झाड़ियां मौजूद थीं। छुपने के लिए उमूमन ऐसी झाड़ी का इंतखाब किया जाता है जो न इतनी छुपी हुई हो और न बहुत ज्यादा नुमाया हो कि ढूंढने वालों की नजर उस पर फौरन पड़े। उनकी ज्यादा तवज्जो दरख्तों पर थी, अलबत्ता झाड़ियों को भी सरसरी नजरों से देख रहे थे। धीमी रफ्तार से चलते हुए वो हमारे पास से गुजर गए। उन्हें जरा भी शुबा नहीं हुआ, और होता भी कैसे। बेचारों का वास्ता पेशावर स्नाइपर से जो पड़ गया था। उनके जाने के बाद भी हम वहीं पड़े रहे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था और गर्मी की शिद्दत में भी उसी रफ्तार से इजाफा हो रहा था। सरदार धीमे लहजे में बोला, फिर कॉल आ रही है। यकीनन उसका मोबाइल फोन भी वाइब्रेशन पर लगा था, तभी घंटी वगैरह नहीं बजी थी। मैंने हंसते हुए कहा, दिन निकल आया है, अब तो पलवशें नहीं हो सकती। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर निगाह दौड़ाते हुए उसने हैरानी जाहिर की। मेजर शाहिद इकबाल है, ये कहते हुए उसने कॉल वसूल की। यस सर। मेजर साहब की बात सुनकर वो अचंभे से बोला, आपको कैसे पता चला? एक छोटे से वक्फे के बाद उसने कहा, बेफिक्र रहें सर, हालात काबू में हैं। मजीद 2-3 बातों के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। सरदार मेजर शाहिद से होने वाली गुफ्तगू बताने लगा, जिसमें काम की बात मुझे यही लगी कि डाकुओं में हमारे 1-2 हमदर्द मौजूद थे। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने उसे दोबारा मेजर शाहिद का नंबर मिलाने को कहा। सरदार ने नंबर मिलाकर मोबाइल फोन मेरी जानिब बढ़ा दिया। खुद बात कर लो। मेजर शाहिद हैरानी से मुस्तफसिर हुए। जी? मैंने कहा, सर, डाकुओं में जो अपना बंदा मौजूद है उसका मोबाइल फोन नंबर मिल सकता है। मेजर शाहिद ने पूछा, क्या करोगे? मैंने कहा, उम्मीद है वो कॉल पर हमें आसानी से झल्लू की शनाख्त करवा देगा। वो बोले, नंबर भेज रहा हूँ, बात कर लेना। ये कहते हुए मेजर शाहिद ने ताकीद की, अलबत्ता उसे अपने इरादे से आगाह न करना, क्योंकि वो फकत भाड़े का टट्टू है। मैंने असबाती जवाब देते हुए कहा, ठीक है सर, और राब्ता मुनक़ता कर दिया। सरदार ने पूछा, क्या इरादा है? मैं उसे मंसूबा बताने लगा। दोपहर ढले तलाशी टोलियां वापस लौटी थीं। नाकामी उनके चेहरों पर सब थी। थके थके अंदाज में रोजमर्रा की गुफ्तगू करते हुए 2-3 टोलियां हमारी कमीनगाह के दाएं बाएं से गुजर गईं। बाकी जरा फासले से गुजरे थे। शाम तक हम वहीं लेटे रहे, क्योंकि गाहे गाहे कोई न कोई इस जानिब आ निकलता। हम आबादी के काफी नजदीक पहुंच गए थे। पानी की बोतलें खाली करने के बावजूद प्यास महसूस हो रही थी, मगर स्नाइपर और भूख प्यास का तो चोली दामन का साथ है। बर्दाश्त के मादे से आरी शख्स कभी अच्छा स्नाइपर नहीं बन सकता। इस दौरान मैंने 2-3 मरतबा पलवशे का नंबर मिलाने की कोशिश की, मगर नंबर बंद मिला। शायद खफा थी या फिर सिग्नल का कोई मसला था। अलबत्ता अपने जासूस से मेरा राब्ता हो गया। मैंने उसे ये नहीं बताया कि हम जजीरे पर ही मौजूद हैं। मलगजा अंधेरा होते ही हम कमीनगाह से निकल आए थे। सबसे पहले दरिया किनारे जाकर पानी पिया और फिर आबादी से मुनासिब फासला रखकर मचान के लिए दरख्त ढूंढने लगे। शुमाली जानिब एक बड़ा और घना दरख्त इस मकसद के लिए बेहतरीन लगा। ज्यादा लकड़ियां इस्तेमाल करने की बजाय मैंने राइफल की दोपाई और अपने बैठने के लिए जगह बनाने पर इक्तिफा किया। उस जगह से आबादी के ज्यादातर हिस्से का दिखाव मुमकिन था।
اب جھلو کی پہچان کا مرحلہ باقی تھا۔ وہ رات ہم نے اسی درخت پر گزاری۔ البتہ طلوع آفتاب کے ساتھ سردار خان نیچے اتر گیا تھا۔ اس کا کام ہلکا پھلکا ہنگامہ کر کے ڈاکوؤں کو متوجہ کرنا تھا تاکہ وہ ٹھکانے سے باہر نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس کے بعد ہی میں اپنا کام کر سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہی پستول کے 2-3 فائر ہوئے اور پھر سردار کی کال آنے لگی۔ راجے 2 سورما شکار کو نکلے ہوئے تھے، اپنی 12 بور بندوق بھی پھینک گئے ہیں، ویسے کافی بہادر تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم خود کو چھپاؤ۔ اسے ہدایت دے کر میں نے رابطہ منقطع کیا اور تھنڈر بولٹ کی ٹیلیسکوپ سائٹ کے آبجیکٹ لینز اور آئی گلاس سے کور ہٹا کر جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی 2 بھاگتے ہوئے افراد نظر آ گئے۔ گھنی جھاڑیوں اور درختوں کی وجہ سے وہ کبھی اوجھل ہو جاتے اور کبھی نظر آتے۔ جو ہی وہ درختوں سے نکل کر آبادی میں داخل ہوئے، چیخ چیخ کر لوگوں کو کچھ بتانے لگے۔ انہیں کافی لوگوں نے گھیر لیا تھا۔ اسی اثنا میں نے وہاں چھپے جاسوس کو بھی کال ملا دی۔ کال وصول ہوتے ہی اس کی قدرے محتاط اور سہمی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ جی سر، میں نے کہا جزیرے کی طرف سے فائرنگ کی آواز آ رہی ہے۔ وہ بولا کسی نے شوکت اور نذیرے کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ جان بچا کر واپس پہنچ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ قدرے چونکتے ہوئے بولا، مگر تمہیں اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے جواب دیا، کہا تو ہے فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ حیرانی سے بولا، فائرنگ کی آواز بمشکل ہم تک پہنچی ہے، تمہیں دریا کے پار کیسے سنائی دے گئی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہاں تمہارے علاوہ بھی ہمارے کان موجود ہیں۔ جاسوس بولا، اچھا، فی الحال ہمیں دشمن کی تلاش میں جانا پڑے گا، بعد میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھہرو، پہلے یہ بتاؤ کہ گروہ کا سردار منا کہاں ہے؟ وہ ششتر رہ گیا، کیا مطلب؟ سردار منا یہیں پر ہے، اور کہاں ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں بھی تمہارے قریب ہی موجود ہوں، البتہ اسے جانتا نہیں ہوں اور تمہارے علاوہ کسی سے نہیں پوچھ سکتا، ورنہ لوگ شک کریں گے۔ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا، میں کیسے شناخت کروا سکتا ہوں؟ میں نے کہا لوگوں کی بھیڑ میں تمہیں سردار منا نظر آ رہا ہے؟ وہ دبے لہجے میں بولا، کیوں نہیں، سامنے ہی کھڑا ہے، اجرک لپیٹی ہوئی ہے اور سر پر سندھی ٹوپی رکھی ہے۔ وہ چھوٹے قد کا قدرے فربہی مائل شخص تھا اور اس وقت اسے نشانہ بنانا بالکل آسان تھا، لیکن اس کے قتل سے منع کیا گیا تھا۔ اس پر شست ساد کر میں نے سوال داغا، وہ جھلو کے قریب کھڑا ہے؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، نہیں، جھلو تو ان آدمیوں سے تفصیل معلوم کر رہا ہے جن پر فائرنگ کی گئی ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ تصدیق چاہی، کہا اچھا، سبز شلوار والا جھلو ہے جس نے قمیض کی بجائے بغیر بازو کی سفید بنیان پہنی ہوئی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے تھنڈر بولٹ کی نال ذرا سا موڑتے ہوئے میوپٹا ٹیلیسکوپ سائٹ کا کراس اس کے سر پر منتقل کر دیا۔ تھنڈر بولٹ اس لحاظ سے بہترین سنائپر رائفل ہے کہ اس کی ٹیلیسکوپ سائٹ کسی بھی ہیوی سنائپر رائفل کی ٹیلیسکوپ سائٹ سے کم نہیں۔ رینج ماسٹر 12.7 mm کی کارگر رینج 2000 میٹر ہے اور اس کے ساتھ استعمال ہونے والی ٹیلیسکوپ سائٹ لیوپولڈ عام آنکھ کی نسبت 8 سے 25 گنا زیادہ دکھاؤ مہیا کرتی ہے، جبکہ تھنڈر بولٹ جو کہ 7.62 mm ہے اور اس کی رینج 1000 میٹر ہے، لیکن اس کے ساتھ استعمال ہونے والی میوپٹا 6 سے 24 گنا تک دکھاؤ مہیا کرتی ہے۔ اس کے برعکس 7.62 mm سٹائر سنائپر رائفل کا موازنہ کرو تو اس کی ٹیلیسکوپ سائٹ صرف 6 گنا زیادہ دکھاؤ مہیا کرتی ہے، یعنی 6x زوم۔ وہ بیزاری سے بولا، ہاں وہی جھلو ہے، مگر کیا الٹے سوال پوچھ رہے ہو تم؟ میں نے کہا تم الٹے سوالوں کے سیدھے جواب دے کر ہی نمک حلالی کا ثبوت دے سکتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے رابطہ منقطع کیا اور ٹیلیسکوپ سائٹ پر مطلوبہ ایلیویشن کے کلکس لگانے لگا۔ وہ 800 میٹر دور تھا اور اتنے فاصلے پر تھنڈر بولٹ سر میں روشن دان بنانے کی عمدہ صلاحیت رکھتی ہے۔ جھلو اپنے آدمیوں سے تفصیل معلوم کرنے کے بعد پرجوش انداز میں مجمع کو ہدایات دے رہا تھا۔ اس سے عمدہ موقع شاید ہی ملتا۔ سردار کا نمبر ملا کر میں نے اسے تیار رہنے کو کہا۔ بٹ کو کندھے سے آگے دبا کر میں نے تھنڈر بولٹ کو 2 پائی اور کندھے کے شکنجے میں جکڑا۔ ٹارگٹ کراس اس کے کان سے ملایا کہ وہ رخ موڑ کر کھڑا تھا اور اس کا بایاں کان میرے سامنے تھا۔ سانس رو کر شست کی درستی کو یقینی بنایا اور سردار کو فائر کرنے کا کہتے ہوئے لبلبی کو اطمینان سے پیچھے کھینچ لیا۔ عمدہ سلینسر کی وجہ سے ہلکے سے ٹھک کی آواز ابھری۔ اسی دوران کلاشنکوف کی تڑتڑاہٹ ابھری۔ سردار نے ایک لمبا برسٹ ہوائی فائر کیا۔ تھنڈر بولٹ کی گولی نے جھلو کے بائیں کان کے سوراخ کو دائیں کان کے سوراخ سے ملا دیا۔ گولیوں کی آواز پر تمام چونکے تھے، مگر جھلو کے گرتے ہی ان میں افراتفری پھیل گئی۔ کچھ عمارتوں کے اندر کی طرف بھاگے، کچھ جھلو کو سنبھالنے لگے۔ چند ایک نے رائفلوں کا رخ جنگل کی طرف کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے کہا، خان صاحب، ہدف تباہ،
अब तुम ट्यूबों के पास जाकर हवा भरो, मैं इनके पाँव में बेड़ी डालता हूँ। सरदार खुशी से चहकते हुए बोला, ठीक है बॉस, और उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। साथ ही 2-3 ब्रस्ट फायर भी कर दिए। मैंने जल्लू की लाश उठाने वालों पर शिस्त साधी और एक आदमी की टांग में गोली दाग दी। नीचे गिरकर वो गालिबन जोर से चीखा था कि तमाम उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे, और जब तक वो लाश को छोड़कर जख्मी को संभालते, मैं मजीद 2 गोलियां फायर कर चुका था। जख्मियों और लाश को छोड़कर बाकी भागकर आड़ पकड़ने लगे। चंद आदमियों ने जंगल की तरफ बढ़ने की कोशिश की। यकीनन उनका इरादा हमारी सरकूबी का था। मैंने तेज रफ्तारी से फायर करते हुए 3 अफराद को निशाना बनाया। उसके साथ ही थंडरबोल्ट की मैगजीन खाली हो गई। वैसे थंडरबोल्ट की मैगजीन में 11 गोलियों की गुंजाइश होती है, लेकिन हम 7 या 8 गोलियां ही भरते हैं ताकि मैगजीन के स्प्रिंग पर ज्यादा दबाव न पड़े। पै दर पै जख्मी होने वालों ने तमाम को खौफजदा कर दिया था। एकदम शदीद फायरिंग शुरू हो गई थी, मगर ये सारी बहादुरी आड़ के पीछे दुबक कर दिखाई जा रही थी। मुझे यकीन था कि अब वो आड़ छोड़ने की हिमाकत इतनी जल्दी नहीं करते। सूरत से राइफल को समेटते हुए मैं मचान से नीचे उतरा और रांडेवू या मिलनगाह, वो जगह जहां कार्रवाई में शामिल तमाम टोलियों ने इकट्ठा होकर अगले मरहले की तरफ बढ़ना हो, फौजी इस्तिलाह में उसे रांडेवू या मिलनगाह कहते हैं। मैं मिलनगाह की तरफ भाग पड़ा। वहां पहुंचने पर सरदार ट्यूब में हवा भरते हुए नजर आया। एक ट्यूब में हवा मुकम्मल हो चुकी थी। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, खान साहब मैं जा रहा हूं, और मैंने भरी हुई ट्यूब को पानी में धकेल दिया और राइफल के थैले समेत ऊपर बैठ गया। कपड़े और बूट वगैरह उतारने की जहमत मैंने नहीं की। मैं किनारे से चंद फुट आगे आया हूँगा कि सरदार ने भी ट्यूब को पानी में धकेल दिया। हमारा जल्द से जल्द जजीरे से दूर निकलना जरूरी था। मिशन की तकमील के बाद हदफ के इलाके से खिसकना स्नाइपर की पहली तरजीह होती है। हम चूंकि बहाव के रुख जा रहे थे, इसलिए रफ्तार काफी तेज थी। जजीरे से मुनासिब फासला पैदा करने के बाद हमने ट्यूबों को किनारे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। इसी दौरान चंद फायर हुए, मगर हम असॉल्ट राइफलों की रेंज से बाहर आ गए थे और गुंडों के पास 2 स्नाइपर राइफलें मौजूद होने से रहीं। सरदार ने मुझसे मालूम होते ही तकमील मिशन और अपनी वापसी की रिपोर्ट मेजर शाहिद इकबाल तक पहुंचा दी। इसलिए जब हम किनारे तक पहुंचे तो हमें वसूल करने को वो चंद फौजियों के हमरा खुद मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद हम उनके दफ्तर में बैठे ठंडे मशरूब से मुस्तफीद हो रहे थे और तफसीली रिपोर्ट पेश कर रहे थे। मेरी बात मुकम्मल होते ही उन्होंने तहसीन आमेज लहजे में कहा, शाबाश, बहुत अच्छे। मैंने पूछा, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? वो बोले, हुक्म तो नहीं, एक बुरी खबर जरूर है। उम्मीद है तुम तहम्मुल का मुजाहिरा करोगे। मैंने घबरा कर कहा, क्या हुआ? दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो बोले, कल रात तुम्हारे घर पर चंद लोग हमलावर हुए थे। मैं उछल कर खड़ा हो गया, क्या? मुझे फौरन क्यों नहीं बताया गया? मिशन की तकमील तो सरदार खान भी कर सकता था सर। मेजर शाहिद इकबाल खफगी से बोले, पूरी बात तो सुन लो यार। बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ, वरना उन लम्हात में सोचने समझने की सलाहियतें न होने के बराबर बाकी रह जाती हैं। मेजर शाहिद ने तफसील का आगाज खैरियत के जिक्र से किया। बोले, तुम्हारे घर वाले बिल्कुल ठीक ठाक हैं। गुज़श्ता रात चंद आदमी दीवार फलांग कर तुम्हारे घर दाखिल हुए, मगर तुम्हारी पठान बीवी की वजह से अपने मकसद में कामयाब न हो सके और 2 लाशें छोड़कर फरार हुए। तुम्हारी बीवी ने पहले तुमसे राब्ते की कोशिश की, फिर सरदार खान का नंबर मिलाया और नाकाम होने पर फौरन तसव्वुर साहब के नंबर पर इत्तला दी कि गालिबन तुमने उसे यही हिदायत दी थी। उस बात में सर हिलाते हुए मैंने बेसब्री से पूछा, फिर? बोले, तसव्वुर साहब ने उन्हें तुमसे राब्ते से मना करके किसी खुफिया जगह मुंतकिल कर दिया है। मैंने अंदाजा जाहिर करते हुए कहा, और नंबर बंद रखने की हिदायत भी कर दी है। वो बोले, लाजमी बात है। दरअसल मिशन पर ऐसी इत्तला कोई अच्छा असर नहीं डालती, और फिर तुम्हारे घर वाले बखैरियत हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ कि तुम्हें बुलाने की जरूरत पड़ती। गहरा सांस लेने के लिए उन्होंने हल्का सा तवक्कुफ किया और फिर मुतबस्सम हुए। बोले, सच तो यह है कि किसी हादसे की सूरत में भी यही कुछ किया जाता कि पहली तरजीह वतन की हिफाजत है, उसके बाद किसी और का नंबर आता है। मैंने कहा, जानता हूं सर। मेरे होंठों पर फीकी मुस्कुराहट उभरी। फिर कहा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? वो शायराना अंदाज में बोले, अब तुम्हारा दिल यहाँ कैसे लगेगा? मैंने इत्मीनान भरा सांस लिया। कहा, गोया मैं जा सकता हूँ? उन्होंने इस बात में सर हिलाया। बोले, जी, अलबत्ता तुम्हारा साथी चंद दिन यही रहेगा कि स्नाइपर की जरूरत पड़ सकती है। हम पेशेवराना सैल्यूट करके बाहर निकल आए। मैंने फौरन तसव्वुर साहब का नंबर मिलाकर मोबाइल फोन कान से लगा लिया। उनकी मुशफिकाना आवाज ने मेरे दिल को सुकून दिया। कैसे हो बरखुरदार? मैंने कहा, सर मिशन मुकम्मल हो गया है। आप सुनाएं मेरे घर वाले कैसे हैं? उन्होंने कहा बुलंद किया। बोले, शेरनी की मौजूदगी में तुम्हारे कुंबे को क्या खतरा लाहक हो सकता है?
यकीनन शेरनी से मुराद पलवशा थी और इसमें कोई शक भी नहीं था। मैंने कहा, हुआ क्या था सर? मेरी तशवीश खत्म होने में नहीं आ रही थी। बिलाशुबा घर वालों को खतरे में देखकर इंसान एकदम कमजोर पड़ जाता है। अगर मुझे पता होता तो शायद मिशन को इस खुश उसलूबी से पाया तकमील तक न पहुंचा सकता। वो बोले, ये सब कुछ पलवशा बेटी से पूछ लेना और वापसी का इरादा है तो सीधा यूनिट में आना, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यहीं एक क्वार्टर में मुंतकिल हो गए हैं। उन्होंने मजीद तफसील बताने से गुरेज किया। मैंने कहा, ठीक है सर, और राब्ता मुनक़ता कर दिया। सरदार कॉल खत्म होने का मुंतजिर था। बोला, हाँ भाई, क्या रहा? मैंने कहा, तफसील तो मालूम नहीं हो सकी, अलबत्ता तमाम खैरियत से हैं। सरदार ने कहा, तुम जाने की तैयारी पकड़ो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। मैंने मुख्तसर सामान समेटा। इस दौरान सरदार खान सरकारी गाड़ी ले आया था। वो मुझे करीबी शहर राजनपुर तक पहुंचाकर वापस लौट गए। वहां से आसानी से रावलपिंडी की गाड़ी मिल गई। सुबह सवेरे मैं पीर बधाई बस अड्डे पर उतरा। एक मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़कर यूनिट रवाना हो गया। तुलुए आफ्ताब के साथ यूनिट पहुंच गया। इलियास मुझे दाखिली दरवाजे पर मिला। वो चंद नए स्नाइपरों के साथ फायरिंग रेंज पर जा रहा था। खुश दिली से मुआनिका करके उसने चंद रस्मी जुमले कहे और फैमिली क्वार्टर का रास्ता मुझे समझा दिया। मेरे घर वालों की हिफाजत के पेश नजर उन्हें यूनिट की 4 दीवारी ही में क्वार्टर दिया गया था। चंद मिनट के बाद मैं इत्तलाई घंटी बजा रहा था। दरवाजा अब्बू जान ने खोला। मुझे देखते ही उनके चेहरों पर मुशफिकाना तबस्सुम उभरा और उन्होंने मुझे बाहों में समेट लिया। जमाने की सख्तियों से निपटते वो बाजू कमजोर जरूर हो गए थे, मगर मेरे लिए आज भी ऐसी पनाह की हैसियत रखते थे जिनके घेरे में दुनियावी मुश्किलात, तकलीफात और मसाइल मकड़ी का जाला लगने लगते। हौसले से भरपूर मुस्कुराहट उनके पुरअज़्म चेहरे पर नमूदार हुई। बोले, परेशान दिख रहा है यार। मैं जबरदस्ती का तबस्सुम होंठों पर लाते हुए एतमाद से बोला, लग रहा हूँ नहीं। मेरे कंधे के गिर्द बाजू लपेटते हुए उन्होंने शोखी भरा कहा बुलंद किया। बोले, मेरे ख्याल में अब तुम्हें झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा, मुझे अपनी बहू पलवशा जैसा समझते हैं। इसी असना में पलवशा, रोमाना, फुफो जान और अम्मी जान भी मुख्तसर से सहन में निकल आई थी। पलवशा के माथे पर सफेद पट्टी बंधी देखकर मेरे दिल की धड़कन रुकने ही वाली थी। अलबत्ता उसके तबस्सुम ने मुझे काफी हौसला बख्शा। उसने आंखें निकाली। बोली, झूठे हैं आप खुद, और कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने मुंह बनाया, इतनी अकल तो तुम में होनी चाहिए। वो मुंह चढ़ाकर बोली, आप बड़े अक्लमंद हैं ना। फुफो जान ने हमें डांटा, ये क्या दरवाजे पर ही शुरू हो गए हो? पलवशा ने मुंह बसोरा। बोली, फुफो जान, मेरी सेहत का पूछने की बजाय इन्हें मजाक सूझ रहा है। रोमाना ने मौजू तब्दील किया, नाश्ता करना है। मैंने पेट पर हाथ फेरा, कहा, कल रात से कुछ नहीं खाया। वो हंसते हुए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद मैं नाश्ता कर चुका था। इस दौरान पलवशा ने तफसील से सब कुछ बता दिया था, जिसका लुब्बे-लुबाब ये था कि 3 आदमी रात गए दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए। उनकी एहतियात के बावजूद अब्बू जान की आंख खुल गई थी। उन्होंने जोरदार आवाज में आने वालों को ललकारा, जिससे घर की खवातीन भी जाग गईं। घर की खवातीन और एक बूढ़े की इतनी हिम्मत न थी कि वो डर जाते, मगर वो पलवशा से नावाकिफ थे। बगैर किसी ताखीर के पलवशा ने चारपाई छोड़ी और सबसे आगे आने वाले पर जा पड़ी। हमलावर को अंदाजा ही नहीं था कि उसकी तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ने वाली दोशीजा क्या बला थी, और जब तक उसकी समझ में आता पलवशा के पांव की भरपूर ठोकर उसके चेहरे का मिजाज पूछ चुकी थी। उसके अकब में आने वाले ने पिस्तौल वाला हाथ सीधा करने की कोशिश की, मगर पलवशा पहले वाले को ठोकर मारते हुए उसी रिदम में अगले वाले की तरफ बढ़ी और उसके पिस्तौल वाले हाथ पर जची तुली जरब लगाते हुए उसके पांव की एड़ी तीसरे वाले की छाती में लगी। पिस्तौल वाले ने झुककर पिस्तौल उठाने की कोशिश की, मगर पलवशा इतनी देर में मुड़ चुकी थी। उसके पहलू पर लात रसीद करके उसे पिस्तौल से दूर किया और फिर जमीन पर लोट लगाते हुए पिस्तौल पर कब्जा जमा लिया। उसी वक्त पहले वाले ने उसकी पीठ पर ठोकर मारी और वो औंधे मुंह गिरी। उसका माथा अपने ही हाथ में पकड़े पिस्तौल पर लगा, लेकिन गिरने के साथ ही उसने करवट लेकर अगली ठोकर से जान बचाई और फिर मुसलसल लबलबी दबाकर 2 बंदों को वहीं ढेर कर दिया। अलबत्ता तीसरा वाला खतरा भांपते ही भाग निकलने में कामयाब हो गया था। पलवशा को माथे पर चोट आई थी और उनके 2 बंदे हलाक हुए थे।